नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प जो है वो करेंगे। सफलता सीरीज़ का पार्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जब हमने सफलता सीरीज़ चलाई थी उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, तभी स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपसे कि सफलता सीरीज़ हम पायलट बेसिस पर चला रहे हैं। सबसे पहले हम 10 पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज 10वें नंबर का पार्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद किस तरह से कंटिन्यू किया जाए, ये आपके सुजेशंस मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने सुजेशंस एक बार ज़रूर दे दें, वहाँ से कंक्लूड करके जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 10वें नंबर का पार्ट है। 10 पार्ट जो है वो हो चुके हैं। 10 पार्ट का मतलब है कि 100 क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हर पार्ट में 10 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, तो 10 पार्ट में जो है 100 क्वेश्चन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अलग से है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिस्कस करते हैं। तो आज का सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है, बोलते हैं यहाँ पर हु सेट अप अ स्वदेश सेवक होम इन वैंकूवर। तो बोलते हैं कि वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना किसने की थी। तो स्वदेश सेवक होम की स्थापना जो था वो वैंकूवर में की गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना है। अब किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी GD कुमार के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। स्वदेश सेवक होम जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। ये इंडियन हाउस जो लंदन में स्थापित किया गया था उसी के बेसिस पर जो था ये स्थापित किया गया स्वदेश दर्शन, और वैंकूवर में जो था वो स्थापित किया गया था। 1910 में GD कुमार और तारकनाथ दास को जो था वो वैंकूवर से निकाल दिया गया था। और ये जो स्वदेश सेवक होम है ये रिलेट करता है किसके साथ, गदर मूवमेंट के साथ। गदर मूवमेंट जो हुई थी उसका हेडक्वार्टर जो था वो सैन फ्रांसिस्को में था, और स्वदेश सेवक होम का जो था वो वैंकूवर में था। जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको कंटिन्यू करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए जो था वो स्वदेश सेवक होम जो था वो वैंकूवर में स्थापित किया गया था। और बाद में चलकर जो था वो गदर मूवमेंट या फिर गदर पार्टी आप कह लीजिए 1913 में जो था वो स्थापित की गई थी इसी की लाइंस पर। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपने। ये 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से बने। एक तो स्वदेश सेवक होम ये किसके साथ रिलेट करता है, गदर मूवमेंट के साथ रिलेट करता है। गदर मूवमेंट 1913 में जो था वो गदर की स्थापना की गई थी। गदर का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। स्वदेश सेवक होम वैंकूवर में स्थापित किया गया था, GD कुमार के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बारे में यही सब एडिशनल जानकारी यहाँ पर दी गई है, ये आप ध्यान रखना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द मेन ड्रॉबैक ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज। तो बोलते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो थी इसकी जो मुख्य दोष था, इसकी जो मुख्य ड्रॉबैक थी वो क्या थी। अगर हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। इसकी जो सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी वो ये थी कि मूवमेंट स्प्लिट बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनेशनल स्क्वेबल्स। तो बोलते हैं कि ये मूवमेंट जो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक हुई या फिर सक्सेसफुल ये मूवमेंट नहीं हो पाई। तो क्यों नहीं हो पाई, जो इसके अंदरूनी जो इसके बीच में तकरार थी, झगड़ा था, अंदरूनी झगड़ा एक, उसके कारण नहीं हो पाई। इस दौरान क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान आपको पता है कि स्वदेशी मूवमेंट जो था वो 1905 में ये स्वदेशी मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हो गई थी, परंतु फिर कंटिन्यू नहीं हो पाई या फिर सक्सेसफुल कहिए कि सक्सेसफुल नहीं रही इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसी दौरान बीच में क्या हुआ, कांग्रेस के बीच में जो था वो इंटरनल डिस्प्यूट आ गए। कांग्रेस जो था वो 2 भागों में बंट गई और फाइनली चलकर 1911 में ये एक तरह से ख़त्म ही हो गई, क्योंकि इसी दौरान बीच में कांग्रेस के बीच में कलह हुई और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो था वो होती रही। चलाई तो ये मूवमेंट इसलिए गई थी कि भारत में बने हुए माल का जो है वो अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए और जो ब्रिटेन से सामान आ रहा था उसका बहिष्कार किया जाए। परंतु कांग्रेस के बीच ही जब आपसी दोस्ती नहीं रही, वही लोग जो था वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे ढंग से, तो ये मूवमेंट भी जो था वो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक इसकी यही रही। क्या कोई और भी रीज़न रहे कि स्वदेशी मूवमेंट जो था वो फेल हो गई? इसके पीछे और भी रीज़न थे कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर थे इनके, उनको जो था वो जेल में डाल दिया गया। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका नहीं बन पाया, जिसकी कमी हमेशा इसमें रही, और तब भी जो था ये कारण रहा कि ये आगे चलकर सक्सेसफुल नहीं रही। और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में भी जो था ये ज़्यादा समर्थ नहीं रहे थे। लिमिटेड ही दायरा इसका रहा, वो भी रीज़न था कि ये मूवमेंट फेल हो गई। और बहुत सारे मुस्लिमों का साथ भी जो था वो यहाँ पर नहीं मिला था। पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम जो था वो कम देखने को मिली, जिससे हिंदू मुस्लिम जो था वो डिवाइड हो गए, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, उनके बीच में एकता नहीं थी। तो ये सारे जो था वो इसके फेलियर के कारण रहे। तो ये जान लिया आपने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नेता जो है वो खिलाफत आंदोलन का नेता नहीं था।
अगर हम खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं या फिर बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जो था वो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसके लीडर नहीं थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सर सैयद अहमद खान जो था वो खिलाफत मूवमेंट के लीडर जो था वो नहीं थे। देखो 1920 से लेकर 1922 तक अगर कोई आंदोलन हुए जिन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध किया, तो उनमें से एक खिलाफत आंदोलन था और दूसरा उनमें से जो था वो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको आप कहते हैं। खिलाफत आंदोलन की सबसे पहले बात करते हैं, ये 1919 में जो था वो हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि भारत में मुसलमान तुर्की जो थे, मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा जो था वो मानते थे। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की जो था वो तुर्की अपने मित्र देशों के विरुद्ध जो था वो लड़ रहा था। युद्ध के समय जो था वो ब्रिटिश जो राजनीतिज्ञ थे, इन्होंने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। परंतु युद्ध की समाप्ति जैसे ही होती है, युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की का जो सुल्तान था, तुर्की के सुल्तान से जो था उसके सारे अधिकार जो था वो छीन लिए थे और फिर ये मूवमेंट जो था वो भड़क उठा। परंतु गांधी जी ने जो था वो खिलाफत आंदोलन को जो था वो हिंदू मुसलमान एकता का एक सुनहरा मौका जो था वो बताया था, क्योंकि हिंदू मुसलमान एकता यहाँ पर देखने को मिली। 1919 को जो था वो 17 अक्टूबर 1919 को जो था वो अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस भी जो था वो मनाया गया। तो ये सारा खिलाफत मूवमेंट में हुआ किस किस तरह से हुई? 1919 में ही जो था वो रॉलेट सत्याग्रह भी हुआ था, जिसके तुरंत बाद 1919 में ही जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। हम नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन की बात कर रहे थे, वो 1920 में हुआ था। 1920 से 1922 तक जो था ये चला था। अब 1919 में आपने ये भी बात ध्यान रखनी है कि 1919 में जो खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी वो अली ब्रदर्स की लीडरशिप में, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली थे, इनकी लीडरशिप में जो था वो बनाई गई थी। इसमें और भी लोग थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे इसमें, शौकत अली थे, अब्दुल बरी थे इसमें, अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे। और इनका इस कमेटी का क्या उद्देश्य था कि जो तुर्की के प्रति रवैया है ब्रिटिश सरकार का उसको चेंज किया जाए। तो ये सारा आपने जान लिया खिलाफत आंदोलन के बारे में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। खिलाफत आंदोलन की जो कमेटी बनी थी 1919 में, उसके कौन कौन से लीडर्स थे, कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे और क्यों ये आंदोलन हुआ था, वो भी आपने जान लिया। तो ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहने चाहिए आपके, होपफुली यहाँ से हो भी गए होंगे। आगे बोलते हैं, INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी हैड अ सेपरेट वुमेन यूनिट एट रानी यूनिट द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, जिसको जो था वो रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी दिया गया था। इनके रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जिसको नाम दिया गया था, इट वाज हेडेड बाय, तो बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी की जो था वो एक अलग महिला इकाई थी जिसे झांसी रेजिमेंट कहा गया था। झांसी रेजिमेंट कहा गया था, तो ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर नाम दिया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता जो था वो कौन कर रहे थे? लक्ष्मी स्वामीनाथन जो था वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। देखो ये सारा का सारा विजन जो था वो स्टार्टिंग से ही सुभाष चंद्र बोस जी का रहा था। किस तरह से रहा था? 1938 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो इस दौरान इन्होंने प्लानिंग कमीशन जो था वो बनाया था। एक प्लानिंग कमीशन में इन्होंने जो था वो सेपरेट प्लानिंग कमीशन बनाया एक महिलाओं के लिए। इस कमीशन को जो था वो कौन चेयरमैन कर रहे थे? तो रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़ी जो था वो उसको जो था वो चेयर कर रही थी। और इसमें क्या था? इसमें ये था कि वुमेन्स का रोल किस तरह से रह सकता है इकोनॉमी में और इंडिया के फ्यूचर में। लेटर उसके बाद क्या हुआ? 1943 में इन्होंने महिलाओं को भी आमंत्रित किया कि आप भी जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी में अपना रोल जो है वो निभा सकती हैं, अपना रोल प्ले कर सकती हैं। उस टाइम ये व्यू थोड़ा सा अजीब भी लगता था, परंतु इन्होंने ये व्यू रखा और इन्होंने वुमेन रेजिमेंट एक फॉर्म की अलग से। वुमेन रेजिमेंट इंडियन नेशनल आर्मी की इन्होंने 1943 में फॉर्म की थी। ऑप्शन 1943 में जो था वो की थी। और लक्ष्मी स्वामीनाथन जो था वो इसको चेयर कर रहे थे, इसको कमांड कर रहे थे। अब जो ड्यूटीज़ देना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ड्यूटीज़ तो देना चाहते हैं परंतु फिजिक ऐसा नहीं होता कि सरवाइव कर पाएँ, तो उनको जो था वो थोड़ी सी ऐसी ड्यूटीज़ दी जाती थी जैसे नर्सिस की ड्यूटी दे दी गई। तो इस तरह से जो था वो उनके साथ ट्रीट किया गया। तो और ये सारा क्वेश्चन आपने 1943 सुभाष चंद्र बोस जी का एक विज़न था, लक्ष्मी स्वामीनाथन जी के बारे में जान लिया।
किस तरह से स्थापना हुई, किस तरह से विज़न आया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन भी प्रिजाइड किया था, ये सब ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं हु ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट फॉर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। तो बोलते हैं कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था। 1931 में जो कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था, इसमें जो था वो जो मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव था, इसका मसौदा तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। आपने ध्यान रखना है कि 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसको प्रिजाइड किसने किया था? उसको प्रिजाइड किया गया था वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल जी ने जो था वो 1931 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था उसको प्रिजाइड किया था। क्या कांग्रेस में इससे पहले भी कोई सेशन हुआ है कराची में? कांग्रेस का कोई सेशन ऐसा रहा है जो कराची में हुआ है? तो कांग्रेस का सेशन जो कराची में हुआ है इससे पहले वो 1913 में हुआ था। सैयद मोहम्मद जो था वो उसको लीड कर रहे थे 1913 में, ये ध्यान रखना है। और इससे पहले गांधी इरविन समझौता आया। गांधी इरविन समझौता जो था वो 1931 में हुआ था। 25 जनवरी 1931 को जो था वो गांधी जी और अदर जो मेंबर थे उनको रिलीज़ कर दिया गया था बिना किसी कंडीशन के, मतलब अनकंडीशनली जो था वो उनको जो था वो जेल से रिहा कर दिया था। और गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ये 1931 में हुआ। इसी दौरान इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में स्टार्ट हुई थी, नवंबर 1930 में 1931 तक जो था ये चली थी। महात्मा गांधी जी ने जो था वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो था वो पार्टिसिपेट किया था गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद। तो ये आपने ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट किया था। हुई उसके बाद 1931 के बाद 1932 में भी थी एक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1932 में हुई थी। तो ये आप सारा यहाँ से ध्यान रखना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। अलग अलग ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं 1931 में। 1931 में ही जो है वो क्या हुआ है, कराची सेशन भी हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और 1931 में ही जो है वो गांधी इरविन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बने यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सेवरल ट्रेड यूनियनिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर अरेस्टेड एंड टाइड बाय ब्रिटिश, द केस इज नॉन एज। तो बोलते हैं कि कई ट्रेड यूनियनवादियों को और कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया था। ये मामला कौन सा था जिसको लेकर ये सब हुआ था? देखो, एक मामला ऐसा था जिसको लेकर कई ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे वो उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब उनको अरेस्ट तो किया ही गया, अरेस्ट करने के अलावा जो था वो उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया। तो ये मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस को लेकर हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये जो मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस जो था वो कौन से ईयर में हुआ था? 1929 में ये हुआ था। मेरठ कॉन्स्पिरेंसी में हुआ क्या था, इसमें आपने ध्यान रखना है कि अब पूरा जानिए मेरठ कॉन्स्पिरेंसी में क्या हुआ, किस तरह से हुआ। मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस में जो था वो 31 श्रमिक नेताओं को जो था वो गिरफ्तार किया गया था। 3.5 साल तक जो था वो मुकदमा चलता रहा। मुकदमा चलने के बाद जो था वो कुछ लोगों को, जिनमें S.A. डांगे आते थे, जिनमें फिलिप स्प्रेट आते थे और मुजफ्फर अहमद आते थे, इनको दोषी जो था वो ठहराया गया था। इनको दोषी ठहराया गया। इस मुकदमे को जो था वो दुनिया भर में नाम मिला, प्रचार इसका हुआ, लेकिन मजदूर वर्ग के आंदोलन को जो था वो कमज़ोर यहाँ से कर दिया गया। और फिर बाद में चलकर जो था वो अलग अलग परिवर्तन देखने को मिले। वर्कर्स ने जो था वो पार्टिसिपेट भी किया, बाद में स्प्लिट भी उनके बीच में हो गया, थोड़ा सा तकरार भी उनके बीच में जो था वो हो गया था। परंतु इंपॉर्टेंट वन ये है कि मेरठ कॉन्स्पिरेंसी 1929 में हुई थी, ट्रेडर्स से रिलेटेड थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, फिर बाद में दोषी भी ठहराया गया। जो दोषी ठहराए गए थे लोग, उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फर अहमद मैंने बताया, S.A. डांगे मैंने बताया आपको, फिलिप स्प्रेट आपको मैंने बताया, तो इनके नाम आपने मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। इसी तरह कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस भी है, ये 1924 का केस है, 1924 का, ये आपने ध्यान रखना है। लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस भी है, ये 1929 के आसपास का केस है। और मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेंसी केस भी है एक। ये जो मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेंसी केस या फिर मुजफ्फरनगर बॉम्ब केस भी इसको कहते हैं, ये 1908 का केस है, 1908 का।
तो ये 4 के 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी तरह से भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है मैच करने को पूछ ले डेट वाइज, ईयर वाइज, तो वो आप ध्यान रखना। ये यहीं पर मेरिट कॉन्स्पिरेंसी के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हेडेड द चिटगांव ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज। तो बोलते हैं कि क्रांतिकारियों के चिटगांव दल का नेतृत्व किसने किया था। तो क्रांतिकारियों का जो चिटगांव दल था उसका नेतृत्व जो था वो सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंतु पूछा भी गया है इससे पहले भी कई बार एग्जाम में। आपने ध्यान रखना है कि चटगांव विद्रोह जो था ये हुआ था। चटगांव विद्रोह में क्या हुआ था, चटगांव जो है वो पूर्वी बंगाल में जो है एक बंदरगाह है, यहाँ पर जो है वो मशहूर क्रांतिकारी थे एक सूर्य सेन के नेतृत्व में जो था वो हुआ था। सूर्य सेन ने जो था वो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भी जो था वो की थी। इसके सदस्यों में जो था वो लोकीनाथ बाउल आते थे, प्रतिलता वाडेकर आते थे, गणेश घोष आते थे, कल्पा दत्त आते थे। ये सब लोग जो था वो यहाँ पर आते थे। ये जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इन्होंने जो था वो बनाई थी एक सूर्य सेन ने। इस विद्रोह के कई नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा चला और 1933 को जो गिरफ्तार किया गया था, 1934 को जो था वो मुकदमा होने के बाद, डिसीजन होने के बाद इन सभी को फांसी जो था वो दे दी गई थी। इसी में जो इनके एक सदस्य थे प्रीतिलता वाडेकर ने जो था वो अंग्रेजों से बचने के लिए, फांसी पर न लटकने के लिए आत्महत्या जो था वो कर ली थी। और कल्पना दत्त भी एक सदस्य थी, तो कल्पना दत्त को जो था वो आजीवन कारावास की सजा जो था वो मिली थी। ये आपने सारा ध्यान रखना। चिटगांव दल के बारे में, चिटगांव विद्रोह के बारे में, सूर्य सेन की अध्यक्षता में हुआ, किस तरह से फांसी हुई, किसने आत्महत्या कर ली, किसने जो था वो किसको जो था वो आजीवन कारावास हुआ, ये आप सारा ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड एडमिटेड इंडियंस टू काउंसिल्स ऑफ इंडियन सेक्रेटरी। तो द वाइसराय एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द बॉम्बे, मद्रास एंड स्टेट। व्हाट वाज दिस एक्ट, तो विच वाज दिस एक्ट। तो बोलते हैं कि एक अधिनियम ने विधान परिषदों के चुनावों की शुरुआत की और भारतीयों को भारतीय सचिव, वाइसराय और बम्बई और मद्रास के राज्यों की कार्यकारी परिषद में भर्ती कराया। ये कौन सा अधिनियम था। तो एक इंडियन काउंसिल एक्ट ऐसा हुआ जिसमें क्या हुआ था, जिसमें जो था वो इलेक्शंस, पहले तो इलेक्शंस की बात आई, जिसमें जो था वो क्या हुआ था, जिसमें विधान परिषदों में चुनावों की शुरुआत की गई और भारतीयों को जो था वो भारतीय सचिव, वाइसराय के ऑफिस में काम करने के लिए परमिशन भी मिल गई। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है, इसको जो है वो क्या कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब देखो, ये जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस जो था वो आए। इसमें पहले तो मुस्लिम्स को जो था वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया और मुस्लिम उस टाइम क्या होता था कि वोट देने के लिए भी जो था वो इनकम रखी गई होती थी। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो इनकम क्वालिफिकेशन थी वो मुस्लिम्स की कम रखी गई एज़ कम्पेयर टू हिंदूज़। और इसी एक्ट के माध्यम से जो था वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंटर और प्रोविंस लेवल पर जो था वो उसका साइज़ भी जो था वो इंक्रीज़ कर दिया गया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको कहा जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। 1919 का जो एक्ट था उसके बारे में हमने लास्ट टाइम सफलता सीरीज़ में जान लिया था, इस बार हमने इसके बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट रिलेटेड टू कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन से कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी के साथ जो है वो नहीं जुड़े हुए हैं। तो इनमें से जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगर हम कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी की बात करते हैं तो ये सोशलिस्टिक पार्टी भी इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1934 में जो था वो की गई थी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी की स्थापना की गई। इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके अपने मेंबर थे, आइडियोलॉजी भी जो था वो इसकी अपनी ही थी और ये कांग्रेस पार्टी के भीतर रह के ही जो था वो 1948 तक जो था वो काम करती रही। 1952 में जो था वो कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी जो था वो किसान मजदूर पार्टी के साथ जो था वो मर्ज हो गई थी और फिर ये एक नई पार्टी निकल कर सामने आती है जिसको प्रजा सोशलिस्टिक पार्टी जो है वो कहा जाता है। इसके जो प्रमुख नेता थे उसमें जयप्रकाश नारायण आते थे, आचार्य नरेंद्र देव जो था वो उसमें आते थे, राम मनोहर लोहिया जो था वो उसमें आते थे। जब इसको फाउंड किया गया था तो 1934 में जो आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण थे, इनके द्वारा जो था वो इसको फॉर्म किया गया था 1934 में।
और राम मनोहर लोहिया जो थे, इन्होंने एक जर्नल निकाला था जिसका नाम इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट जो था वो रखा था। ये भी आप ध्यान रखें। मैंने कहा था कि इसकी आइडियोलॉजी थोड़ा सा अलग थी, तो आइडियोलॉजी इसकी इस तरह से अलग थी कि ये बात करता था कि कैपिटलिज्म, जमींदारी सिस्टम, प्रिंसली स्टेट्स, इन सब को जो है वो ख़त्म किया जाए। इनका गोल भी जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के गोल की तरह ही था, तभी इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। ये भी नेशनलिज्म चाहते थे, इंडिपेंडेंस जो है ये चाहते थे। तो ये आप सारा कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी के बारे में ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु वॉज रेफर टू एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय सरोजनी नायडू। तो बोलते हैं कि सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत जो था वो कहा था। तो सरोजनी नायडू ने जो था वो मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन बी सही आंसर है, मोहम्मद अली जिन्ना को जो था वो क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम एकता का जो था वो राजदूत कहा था, हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहकर जो था वो संबोधित किया था। हम बात करते हैं सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू जी के बारे में आपने क्या क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड किया था। अब कौन से ईयर में इन्होंने प्रिजाइड किया था? 1925 में। 1925 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड किया। कानपुर में जो था ये सेशन हुआ था जहाँ पर इन्होंने प्रिजाइड किया था। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था? सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। धरसाना एक जगह का नाम है, धरसाना में जो था वो इन्होंने 21 मई 1930 को जो था वो मनीलाल जो गांधी जी के पुत्र थे और इमाम साहिब, इनके साथ मिलकर जो था वो इन्होंने यहाँ पर लीड जो था वो किया था। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इंडियन वुमेन को किसने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वो सरोजनी नायडू ने जो था वो किया था। और आपने ये ध्यान रखना है कि इनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, भारतीय कोकिला के नाम से इनको जाना जाता था। इनका बर्थडे जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे के रूप में जो है वो मनाई जाती है। तो नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है वो आप कमेंट करके बता देंगे। नेशनल तो मैंने बता दिया। इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी दौरान जो था वो इन्होंने क्या किया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उसमें भी इनका काफ़ी अहम योगदान रहा था और उस दौरान इन्हें अरेस्ट भी जो था वो कर लिया गया था। ये भारत को जब आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद जो था ये गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की, और ये पहली महिला थी जो गवर्नर बनी थी इंडिया में। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपने जान लिए। ये जितने भी क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट हैं। सरोजनी नायडू के बारे में ये सारी बातें आपने अब ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन है आपके लिए एक, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम वॉज एडॉप्टेड एज स्लोगन फॉर एगिटेशन। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम को जो था वो नारे के रूप में अपनाया गया था। लास्ट टाइम ही सफलता सीरीज में हमने डिस्कस किया था, पार्ट 9 में ये क्वेश्चन डिटेल में जाना था, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दीजिए। ये क्वेश्चन अगर क्विज के रूप में परफॉर्म करने हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो टेलीग्राम पर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।